हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे थे आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, कुछ शिफ्ट कर ली थी। आज बढ़ते हैं आगे की ओर। आज अपन करने वाले हैं 9 दिसंबर 2024 को जो आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं आज। और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, कि वाकई क्वेश्चंस वही थे जो पहले शिफ्ट में आ रखे थे या उनसे कुछ अलग क्वेश्चंस आए हैं, पैटर्न कुछ अलग चेंज हुआ है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली 188 मीटर लंबी ट्रेन जो 472 मीटर लंबी सड़क को पार करने में कितना समय लगाएगी, ये पूछ रहा है। अब देखो, टाइम समय कैसे निकालेंगे अपन। समय टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब देखो, इसकी जो दूरी दे रखी है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 188 मीटर। 188 मीटर प्लस, और जो सुरंग की लंबाई है वो दे रखी है 472। भाग में अपने को लाना है क्या, चाल। चाल क्या है इसकी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको करेंगे अपन 5/18 से गुणा। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करना, अपन ने वैल्यू पुट कर दी है, कैलकुलेशन करना है। देखो, 8 और 2 10, जीरो हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, हासिल 1 4 1 5 और 1 6। नीचे नीचे क्या हो, देखो काट लो यहीं से। 9×3 = 27, 9×2 = 18। यहाँ 5×3 = 15/2 आ गया। तो 2 को आप ऊपर ले जाओ, जो ये समय आएगा वो आएगा सेकंड में। ठीक है, 15 से कर दो भाग, 15 चौक 60, फिर 15 चौक 60 गुणा में 2। तो 44 को 2 से गुणा करो, 88 सेकंड, 88 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या दे रखा है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। एमआरपी लिख लो, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्योंकि मार्क प्राइस पे अपन डिस्काउंट देंगे, वो आएगा अपना सेलिंग प्राइस। 5% है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। मतलब अगर जो अपनी मार्क प्राइस है वो अगर 20 है, तो सेलिंग प्राइस 1 पर 1 की छूट, 20 पे 1 की छूट कितना हो जाएगा, 19। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 20:19। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तथा 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। 14 वस्तु खरीदेगा, वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु फ्री में आ रही है। मतलब एमआरपी कितना हो गया उसका, एमआरपी टोटल कितना हो गया 14 पे, और टोटल जो आ रही है सेलिंग प्राइस में कितनी जा रही है, टोटल 18 वस्तु। ठीक है, आगे इसको यहीं रख लो, एक बार मैं आगे बताता हूँ इसको। आगे क्या बोल रहा है, और पूरे लेन देन में उसको 33% का लाभ होता है। ठीक है, लाभ कहाँ पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। 33% का लाभ, मान लो अगर किसी वैल्यू 100 है, तो 100 पे 33% का लाभ होने के बाद कितनी हो जाएगी वैल्यू, 133। तो इसको 100 आगे लिख लो, एक स्टेप बढ़ा के 133। ठीक है, अब देखो सेलिंग में कितनी आ रही है, 14 वस्तुएं। ठीक है, और जो इसका एमआरपी दे रखा है वो टोटल 18 पे दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, सेलिंग प्राइस दोनों तरफ बराबर कर दो। यहाँ सेलिंग प्राइस ये है और यहाँ ये है। ठीक है, बराबर करोगे आप, 19×7 = 133 होता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर रखा है, इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, टोटल 14 वस्तुओं का, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये विक्रय मूल्य नहीं है, यहाँ क्रय मूल्य आएगा। ये टाइपिंग एरर है। जो एमआरपी है मतलब अंकित मूल्य है, वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है कितना एमआरपी, 18×20। ठीक है, काट दो 9 बार, तो ये हो गया 100:9×9=18, 180। तो कितना ज्यादा है, 80% अधिक है। अपने को आराम से देखने से पता चल रहा है कि जो एमआरपी है वो क्रय मूल्य से 80% अधिक है। देख लो एक बार, मैं दोबारा करवाता हूँ अगर समझ में नहीं आया हो तो।
देखो मैं इसको यहाँ से करता हूँ इरेज। अब बढ़ाता हूँ मैं इसको दूसरे तरीके से या इसी मेथड से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो दोबारा से देख लो। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख लो। बेसिकली यहाँ है गया है अपना प्रिंटिंग मिस्टेक। क्रम मूल्य से कितने परसेंट अधिक पूछ रहा है। अब देखो तीन चीजें अपने को दे निकालनी है इसमें। कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और विक्रम मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। पहले सेंटेंस में बोल रखा है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है उस पर 5% की छूट दी जाती है। 5% का मतलब प्रेक्षण वैल्यू 1/20। मतलब अगर अंकित मूल्य 20 है तो 20 पर 1 की छूट, विक्रम मूल्य कितना हो गया 19। नेक्स्ट जो अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये दे रखी है, देख लो एक बार आराम से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। मतलब एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी टोटल कितनों का है 18 वस्तुओं के एमआरपी पर वो अपने को 14 वस्तुओं का ही, मतलब दे तो रहा है 18 वस्तुएं और पैसा कितने का ले रहा है केवल 14 वस्तुओं का ही। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये अपना आ गया एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो। नेक्स्ट स्टेप में अब बोल क्या रहा है कि पूरे लेन देन में 33% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर अपने माना कि अगर अपना जो क्रय मूल्य है वो 100 है तो प्रॉफिट किसके पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन सेलिंग प्राइस हो कितना जाएगा 33% अधिक, मतलब 133। अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे क्योंकि वैल्यू अपने को बराबर करनी है। बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। मतलब जो अपना सेलिंग प्राइस है वो 14 वस्तुओं के भुगतान के लिए किया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये अपना आ गया क्रम मूल्य और ये अपना आ गया जो अपना एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। तो अपने को केवल काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना। 2 से 2 काट दो, यहाँ रह गया 100 और यहाँ रह गया 180। तो 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 80%, वैसे भी 80 यूनिट में देखेंगे तो 80। यहाँ बेस सेम है, बेस सेम क्या है 100 है। ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। बढ़े आगे। नेक्स्ट 8 संख्याओं का औसत 20 है तो अपन कर लेंगे 8 गुणा में 20। ठीक है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है। बोल क्या रहा है शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल में से 5 संख्याओं का योग घटा दो तो 3 संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी और औसत निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे। 8 दूनी 16, 160 माइनस 18 पंजे 90 भाग में 3, ये कितना बच गया 70/3। भाग दे दो तो ये आ जाएगा अपना 23 गुणा में 3 68। फिर कितना बच गया 2/3। 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। ठीक है, 10 बच गया, 3 तिया 10। फिर कितना बच गया 1/3 23.33। ऑप्शन है क्या कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट वह सबसे छोटी 1 अंक की वाली संख्या बताइए जिसे 6 अंक वाली संख्या ये दे रखी है अपने पास में जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए मैंने एक ही चीज बता रखी है कि आप भाग दे के देख लो। 48, 94 और 83, 11 चौक 44। कितना बच गया 4, 9 उतार लो। फिर 11 चौक 44, कितना बच गया 5, यहाँ से 4 उतार लो। 11 चौक 44, कितना बच गया 10, कितना उतारेंगे 8, 11 नाम 99, कितना उतारेंगे 9, यहाँ से 3 उतार लो। 11 8 88, कितना बच गया 5। तो 5 में कौन सी संख्या जोड़े, 5 में क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 में 6 जोड़ लो ना आप, ऑप्शन नंबर 3। बढ़े आगे की और। नेक्स्ट एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 2.6% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करता है। एक ग्राहक है
वो वर्ष की 1 जनवरी को इतने रुपए जमा करवाता है, 1 जुलाई को इतने रुपए जमा करवाता है, और वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पूछ रहा है। उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक देवे। देखो, साधारण ब्याज तो हर वर्ष के लिए समान रूप से लगता है। अगर एक वर्ष में साधारण ब्याज अपने को 20 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो हर साल के लिए वो 20 रुपए प्राप्त होते जाएंगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या करता है, ब्याज पे ब्याज लेता है। इसी प्रकार दे रखा है। देखो देखो आगे इस यहाँ देखो, 1 जनवरी को 1 जनवरी को जमा कितना करा रहा है, 8565 रुपये। फिर 1 जुलाई को भी यही सेम चीज, जुलाई इतना ही कॉस्ट, इतना ही अमाउंट 8565। अब क्या बोल रहा है, अब देखो इसको यहीं छोड़ दो, मैं इसको सीधा परसेंटेज से बताऊंगा आपको। प्रतिवर्ष ब्याज की दर है वो 2.6% है, लेकिन बोल क्या रहा है, अर्धवार्षिक आधार पर गणना करनी है अपने को, तो इसकी आधी कर दो। अर्धवार्षिक आधार पर आधी करेंगे तो 1.3% हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, ये लो, आधी कर दो। अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की दर लगने वाली है वो 1.3% लगने वाली है। अब देखो, जमा करवा रहा है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को, ठीक है। अब जो ये पैसा 1 जनवरी को जमा करने वाला, उस पर 6 महीने के लिए कितना ब्याज लगने वाला, 1.3%, 6 महीने के लिए, और अगले 6 महीने के लिए 1.3%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या करता है, ब्याज पे ब्याज लगाता है, तो वो 6 महीने, अगले वाले 6 महीने में उस पर तो लगने वाला केवल 1.3%, लेकिन जो शुरुआती के 6 महीने पे है ना, उस पर 1.3% का 1.3% ब्याज और लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये तो हो गया अपना जो पहला अमाउंट था ना, 1 जनवरी को जमा करा अपने बैंक में वो वाला। फिर नेक्स्ट 1 जुलाई को अपन ने वो सेम अमाउंट जमा कर रहे हैं, तो उस पर भी सेम ब्याज मिलने वाला है अपने को 1.3%, और ये केवल 6 महीने के लिए रहने वाला है, तो इस पर एक्स्ट्रा कोई ब्याज मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये तो सेम अमाउंट हो गया अपने पास 3.9%। लेकिन इसके साथ में अपने को ये और देखना है, क्यों, क्योंकि अगले जो 6 महीने रहेंगे, शुरुआत के 6 महीने, उस पर भी ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 का स्क्वायर है, दशमलव हटा दो, 13 का स्क्वायर 1.69 होता है। ठीक है, और परसेंटेज एक और है, तो दो अंक छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज गुणा में परसेंटेज एक और है, तो परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के और 0 लगा देंगे, तो 0.0169, ये इसमें ऐड करेंगे 0.0169, कितना हो गया ये हो गया अपना, ये वैल्यू है अपने परसेंटेज में। ठीक है, तो 3.9169 ये अपने को कैलकुलेट करना है। कौन से, कोई से भी अमाउंट पे कर लो, अमाउंट रहने वाला अपना सेम। तो वैल्यू उठा लेते हैं अपन 8565। इस पर पहले देखो 4% निकाल ले अपन, क्यों, वैल्यू लगभग दूर दूर है, तो इसका लगभग 4% निकालो, या 3% निकालो, इसका 3% निकालो। करो, 3 से गुणा, 5 × 15, हासिल 1, 6 × 18 और 1 19, हासिल 1, 5 × 15 और 1 16, हासिल 1, 8 × 24 और 1 25, ये 256.95 आ गया। 100 का भाग दे दो तो 256.95 ये रुपए अपने को 3% के हिसाब से आ गए। अब अपने को 0.9%, इसको हटा दो, 0.9% और निकालना इसी वैल्यू का। क्यों अपने को वैल्यू चाहिए 3.9% की लगभग, तो इस वैल्यू का 0.9%, तो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 0 आ जाएगी। कर लो कैलकुलेट, 9 पंजे 45 और 9 छिका 54, 54 और 4 58, हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50, हासिल 5, 9 अट्ठे 72 और 5 77, नीचे बट्टा में जो भाग में है वो 1000 है, 3 अंक छोड़ के दशमलव। कर लो, इसको करो आप, 5 8 5 13, हासिल 1 0, 7 13 और 1 14, हासिल 1 25 और 7
32 और एक 33। जो अपना ब्याज आने वाला है वो आने वाला 334 के आसपास। तो 334 के आसपास वैल्यू अपने पास ऑप्शन नंबर 3। क्यों ये क्यों आई, इसमें डिफरेंस कैसे हुआ? डिफरेंस इसकी वजह से हुआ है, अपन ने ये वैल्यू छोड़ दी ना, 0.0165 की वैल्यू अपन ने नहीं ली, अपन ने केवल अप्रोक्स ले लिया, 3.9% अप्रोक्स ले लिया। ठीक है, देखो एक बार देख लो आराम से इसको। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये सर्ड स्टैंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है। अगर देखो अपने को बात ए की पावर 4/a² दे रखा है, तो इस स्थिति में जो नीचे वाली पावर है ना ऊपर जाके घट जाती है। कैसे? a⁴ मतलब a⁴ 2। इसी प्रकार से ये अलग अलग दे रखा है। तो देखो ऊपर है a⁴ 9, नीचे है a⁴ 7, तो 9 - 7 गुणा में, ऊपर है b⁴ 9 और नीचे है 5, तो 5 ऊपर जाके घट जाएगा गुणा में, ऊपर है c⁴ 3, नीचे 2 - 2। ठीक है, आगे क्या हुआ? a⁴ 2 गुणा b⁴ 9 में से 5 गई तो 4 गुणा c⁴ 1। बस यही करना है अपने को। है क्या कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। अपने को ये पता होना चाहिए सर्ड इंडाइसिस का। बड़े आगे क्या हो, देखो आगे नेक्स्ट। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर इस स्पीड से चल रही है, 97 और ये यहाँ पे एरर है टाइपिंग का, इसको अपन 21 kmph मान लेते हैं की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो जो लंबाई है दोनों की लंबाई जोड़ लो। क्यों? दोनों की लंबाई सेम है। अगर एक की लंबाई अपन एक ट्रेन की लंबाई L मानते हैं, दूसरे की भी L हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2L बराबर। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जो इनकी स्पीड है उनका डिफरेंस ले लो। 7 में से 1 गया तो 6 और 9 में से 2 गया तो 7। अब देखो यहाँ जो टाइम दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, यहाँ स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इसको अपन बदलेंगे मीटर पर सेकंड 5/18 गुणा में समय कितना 45। कर ले काटा पीटी, 9 दूना में 18 और 9 पंजे 45 को काट दो 38 और काट दो 2 से और काट दो 19 L लंबाई बराबर 19 5 95 गुणा 5 से गुणा और कर दो। तो देखो इसको 100 मान लो, 95 को 100 मान लो, तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500। 100 से कितना कम था 5, 5 को 5 से गुणा करो 25, तो 475 है क्या? 475 कहीं। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी जो मैंने हटा दी। आया समझ में? नेक्स्ट, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 29,929 और भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब a² दे रखा है अपने को 29,929। ए निकालना है। ए निकालने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट कैसे निकालेंगे? इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ठीक है, अपन करेंगे इसको पेयरिंग। पेयर करेंगे लास्ट के 2 डिजिट एक जगह, बाकी के एक जगह। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या है इसका 9। 9 कब कब आ सकता है? अपन या तो 3 का स्क्वायर करें या फिर 7 का स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों में 9 आ रहा है, इसको हटा देंगे। फिर बच गया अपने पास 299। जो 299 है वो किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रही है? 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। कितना? 299। ये वर्गमूल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। 217 का स्क्वायर कितना होता है? 289 और 18 का स्क्वायर 324। इन दोनों के बीच की संख्या ही आ रही है 299। तो जो छोटी वाली संख्या है वो रख लो दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अपने पास दो वैल्यू आ गई कि ये रखे कि ये रखे। अब देखो, अब 17 को करें। अब नेक्स्ट स्टेप, 17 को करेंगे 18 से गुणा। 17 को 18 से गुणा करो, कितना आ रहा है? 306।
ठीक है। अगर वैल्यू जो 299 है इनके मल्टीप्लाई से छोटी आ रही है तो छोटी वाली वैल्यू, और ये अगर बड़ी आ जाती तो बड़ी वाली वैल्यू। तो मतलब ये किसका वर्गमूल है? जो अपने पास 929 है, किसका वर्गमूल है? 173 का। ऑप्शन नंबर 4। वर्गमूल निकालना आना चाहिए अपने को। एक धनराशि को जब 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद राशि 9360 हो जाती है। ठीक है। अपन ने मूलधन क्या माना? 100 एक्स मान लिया। माना कि कोई मूलधन है 100 एक्स है, उस पर ब्याज की दर कितनी लग रही है? 10% साधारण ब्याज कर रहा है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहने वाला। एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज, एक वर्ष के लिए 10% के आधार पर साधारण ब्याज कितना होने वाला है इस पर? 10x। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 से गुणा कर दो, वो कितना रहा है टोटल? 9360। और धनराशि पर एक वर्ष में साधारण ब्याज पूछ रहा है, मतलब 10x की वैल्यू पूछ रहा है। तो कितने हो गए? 100x प्लस 30x। 10x को 3 से गुणा करेंगे तो 30x बराबर 9360। 100 और 30, 130x की वैल्यू 9360। 10 से 10 काट दो, 13 से भाग कर दो, 13 सत्ते 91 और 13 दूना 26। अपने को करना क्या है? 10 से गुणा करना है। क्यों? 10x की वैल्यू चाहिए। तो ब्याज आने वाला है वो कितना आने वाला है? 720। ऑप्शन नंबर 2। बढ़े आगे की और आया समझ में? नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, अर्धवार्षिक आधार पर बैंक वाला 3.8% चक्रवर्ती ब्याज प्रदान कर रहा है। 1 जनवरी को 2710 रुपये। ठीक है। और फिर 1 जुलाई को 2710 रुपये। देखो ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 3.8%, वो भी सालाना है। और अपने को गणना किसके आधार पर करनी है? अर्धवार्षिक आधार पर। दो का भाग दे दो तो अपने ब्याज की दर वो 1.9% 6 माही आधार पर, मतलब अर्धवार्षिक आधार पर। अर्ध वार्षिक आधार पर ब्याज की दर अपने पास कितनी आ गई? 1.9%। ठीक है। अब देखो जो अपना 2710 1 जनवरी को जमा करवा रहा है ये वाला, वो 6 महीने के हिसाब से उस पर क्या ब्याज मिल रहा है? 1.9%। 1 जनवरी से 6 महीने के लिए 1.9%। ठीक है। फिर 1 जुलाई बाद में इस वाले अमाउंट पर जो 1 जनवरी को जमा करवा रहा है ना, वो 6 माही, और ब्याज की दर अपने को 6 माही आधार पर लेनी है। और बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज है। साधारण ब्याज होता तो वो साल के साल हर प्रत्येक साल के लिए समान लगने वाला था। ठीक है। तो जो जनवरी को जमा करवा रहा है उस पर 6 महीने के लिए 1.9%, फिर अगले वाले 6 महीने के लिए 1.9%। ठीक है। लेकिन जो अपन ने शुरू में 1.9% अपने को ब्याज मिला ना, उस पर 6 महीने के लिए अपने को ब्याज पे ब्याज भी मिलेगा प्लस। इसका निकालना है 1.9% का ब्याज की दर अपने पास कितनी है? 1.9%। परसेंट हटाओगे नहीं तो भाग में 2 जीरो। ये अपने पास आ गई 1 जनवरी को जो अपन ने जमा करवाया ना पैसा 1 जनवरी को, वो वाला, उस पर इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है। और जो अपन ने 1 जुलाई को जमा करवा रहे हैं सेम अमाउंट है, ये वाला 2710 सेम अमाउंट, इस पर केवल अपने को मिलने वाला 1.9%। तो टोटल कितने हो गए? ये तो सीधा अपन कैलकुलेट लिख करके लिख सकते हैं ना, जोड़ करके 1.9 गुणा 3 तो 5.7 प्लस अपने को क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है। तो ये 19 का स्क्वायर हो सकता है, दशमलव हटाओ 19 का स्क्वायर होगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 3.61 लिख सकते हैं। नीचे क्या है? भाग में 100 है। क्या करेंगे? भाग में 100 का भाग देने के लिए 2 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब अपने पास जो ब्याज मिलने वाला है इस टोटल अमाउंट पर 1 वर्ष के बाद, तो इन दोनों का योग मिलने वाला है 0.0361%। जोड़ कर लो या 5.7361%। अब ऑप्शन पे आओ। देखो 176, 155, 175, 170, मतलब लगभग जो वैल्यू है ना वो दूर दूर है। तो अपना लगभग इसका 5.7% निकाल लेते हैं। किस संख्या का? इसका। ठीक है। तो 2710 का पहले तो 5% निकालो। ठीक है। 10 से 10 5, और 27 को 5 से गुणा करेंगे तो 135,
और 10 का भाग देंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव। ठीक है, ये अपने पास 5% की वैल्यू आ गई। अब अपने को पॉइंट इसको छोड़ दो, केवल 0.7% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2710.7, तो एक नीचे पहुंचा दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7 से कर लो, 7, 7 7 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं अपन दोनों को। तो 7 9 और 5 14, हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 13 और 1 14 और 1 15। तो 100 जो अपने पास आने वाला है, वैल्यू आने वाली है, या ब्याज आने वाला है टोटल दोनों धनराशि पर एक वर्ष के लिए, वो आने वाला है 154.47। तो इसके आसपास की वैल्यू लेनी है अपने को, ये वाली, ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि अपन ने जो ये वैल्यू है ना, ये हटा दी थी, अप्रोक्स वैल्यू ली थी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजा है 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, अगर अपने को ट्रिपलेट पता है या जो समकोण त्रिभुज है उसके वैल्यू पता है कि समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बनता है। अब देखो, इसमें ये 3 4 5 का ट्रिपलेट दिख रहा है। कैसे? 3 गुणा में 15, 4 गुणा में 15 और 5 गुणा में 15। तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको रख लेते हैं अपन 45, इसको 60, और जो अपना कर्ण है ये आने वाला है 75। अब अपने को इसका निकालना है क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, काट दो, ये 30 गुणा कर दो, 0, 45 को 3 से गुणा करेंगे 135, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे की ओर, समकोण त्रिभुज के लिए कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, अपने को लगभग 10-12 तो पता ही होने चाहिए। अगर वो पता है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, जो 6 अंक वाली संख्या, ये 6 अंकों की संख्या, इसको 11 से भाग जोड़ने, इसमें क्या जोड़े कि वे 11 से पूर्णतः कट जाए। मैंने तो एक ही चीज बता रखी है आपको कि 11 का भाग दे के देख लो आप सीधा सीधा। 11 7 77, 7 उतार लो, 0 लगा दो, 2 उतार लो, 11 4 66। ठीक है, कितना बच गया? 6, 8 उतार लो, 66, 2 8 उतार लो, गिरदुना 22। ठीक है, यहाँ कितना? 6। तो 6 में क्या जोड़ेगी 11 से? पूरी पूरी बार कट जाए, 5 जोड़ दो। बड़े आगे की ओर, नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ठीक है, 4 गुणा में पाई गुणा में आर। व्यास दे रखा है इसका 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 चौको 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक ही त्रुटि क्या है कि अपने को पाई की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे की ओर, नेक्स्ट, एक वैल्यू दे रखी है अपने को, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रखी है, इसको अपने को कैलकुलेट करना है। इसको कर लो, मल्टीप्लाई करो। देखो, दोनों गुणा में माइनस है, दोनों में माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो 15, इसको दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो नीचे 10, इसका हटाओगे तो नीचे 10। ठीक है, अब देखो 15 को गुणा कर दो, इसको 15 दुना में 30, हासिल 3, 15 × 120 और 3 23, नीचे 100 है, -3.3। यहाँ क्या है? 4.2 का स्क्वायर करो, कितना कम है? 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, और 25 में से 8 कम कर दो 17.64। 1 0 से 1 0 कट गई। यहाँ कितना? 10 से भाग कर दो 12.3, 12.3 में से 3.3 किया तो 9 गुणा में 17.64, मल्टीप्लाई करना है अपने को। 9 से करो, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 चिका के 54, 54 और 3 57, हासिल 5, 9 7 63 और 5 68, हासिल 6, 9 और 6 15। तो वैल्यू कितनी आ गई? 158.76, ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे की ओर, अपने को केवल इसका स्क्वायर आना चाहिए। बड़े आगे की ओर चलो, नेक्स्ट, अदिति अपना स्कूटर 82,008 रुपये में बेचती है और विक्रम मूल्य के 1/6 हिस्से के बराबर लाभ कमाती है।
तो उसका लाभ परसेंटेज में पूछ रखा है, तो इस वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्यों? विक्रय मूल्य के 1/6 के हिस्से के बराबर लाभ दे रखा है और अपने को लाभ परसेंटेज में निकालना है, तो इस वैल्यू को अपने से कोई मतलब नहीं है। कैसे? जो लाभ है विक्रय मूल्य के 1/6, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 6 है, और 6 पर 1 का प्रॉफिट, 6 पे 1 का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 5। अपने को चाहिए लाभ परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? लाभ कितना हो रहा है? 1 का कितने पे? कॉस्ट प्राइस भी होता है लाभ, 5 गुणा में 100, 20%। ऑप्शन नंबर 2। देखो, दे क्या रखा है कि अदिति अपना स्कूटर इतने में बेचती है और विक्रय मूल्य के 1/6 हिस्से के बराबर लाभ कमाती है। तो विक्रय मूल्य का 1/6, जैसे जैसे बोल रहा है विक्रय मूल्य लाभ कमा रही है, विक्रय मूल्य के 1/6, मतलब अगर विक्रय मूल्य 6 है तो 6 पर 1 का लाभ कमा रही है, मतलब 6 रुपए में से अगर रुपए माने तो 6 रुपए में से 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, तो खरीदी कितनी होगी? 5 रुपए में। तो यही तो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 5, और बेच कितने पे रही है? 6 रुपए में। तो लाभ कितने का होगा? 1 का। किस लाभ निकालते किस संख्या पे है? क्रय मूल्य पे। तो 1/5 गुणा में 100, 20%। बड़े ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है अपने को। इस संख्या से, इस वैल्यू से, इस स्टेटमेंट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 16, 8 और 24 से विभाज्य है। अब देखो ऑप्शन दे रखी है अपने पास, 4 ऑप्शन। करेंगे क्या? अपने इसको कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे और इसको भाग करके देखेंगे पूरी पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा। 8 उठा लो, या तो पहले देखो जीरो देख लो, ये 40 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है, या 10 का भाग। 40 को 4 गुणा में 10 लिख सकते हैं, तो 10 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है? इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अपने ये तो देख के बता सकते हैं ना। नेक्स्ट, अपने पास 2 संख्याएं बच गई। देखी जाए तो अपने पास जो इस वैल्यू है ना, 40 का भाग इस वैल्यू में नहीं जा रहा, केवल ऑप्शन 1 ही बचा। और वैसे करेंगे तरीके से तो देखो एलसीएम ले लो इनका, सबसे बड़ी संख्या लिख लो 40, लिख लिया, इसको काट दो। अब नेक्स्ट 16, 16 में ये कितना हो गया? 8 गुणा 5, ये 8 गुणा 2, मतलब 2 नहीं आ रहा इसमें, 2 यहाँ रख लो। फिर 8, 8 इसमें आ रहा है 24, तो 8 गुणा में 5, 8 गुणा में 3, 3 एक और ले आओ यहाँ पे, तो 40 गुणा 2 80, 80 गुणा 3 240 हो गया ना ऑप्शन नंबर 1। मैंने दोनों तरीके बता दिए, ऑप्शन एलिमिनेट से भी बता दिया आपको और बेसिक मेथड से भी बता दिया कि किस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, अपने को एलसीएम ले लेना है। ठीक है, और एलसीएम के विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। तो अपने को नेक्स्ट वही क्वेश्चंस अब इसमें बताता हूँ। देखो, मैं कोई भी एक संख्या उठा लो, अपन ने 6 ले लिया, एक संख्या उठा ली, 6 निकाल लिया बाहर। अब अपन देखेंगे ऑप्शंस में से कि कौन सी संख्या में 6 का भाग जा रहा है। 6 में क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। अब 2 का भाग देके देख लो कि 2 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है और कौन सी संख्या में नहीं जा रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं जा रहा, हटा दो। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं जा रहा। एक इस वैल्यू से अपन ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 50-50 कर दिया। अब 3 का भाग देख के देख लो कि 3 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है। 3 का भाग इसमें जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा, तो ये भी हटा दो, ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। और अपने को अगर तरीके से करना है तो एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। लिख लेते हैं इधर सुधा का आय। कैसे निकालेंगे आय? उसकी बचत प्लस खर्च से, खर्च मतलब व्यय। अब क्या बोल रहा है कि जो उसका व्यय है उसकी बचत से 100% अधिक है। अगर अपन ने बचत 100 मान लिया तो उसका व्यय है उसकी बचत से 100% अधिक, मतलब व्यय होने वाला है उसका 200, तो टोटल आय कितनी हो गई? 300। फिर क्या बोल रहे हैं? यदि उसकी व्यय में 2% की कमी होती है, 2% मतलब 4 की कमी होती है, 200 का 2% निकालेंगे तो 4, और उसकी बचत 10% बढ़ गई। 100 का 10% कितना? 10। तो आय में कितने परसेंट, जो उसकी आय है वो कितने परसेंट बढ़ती है? तो आय बढ़ गई कितनी? बचत 4, बचत 10 रुपए बढ़ रही है, रुपए में मान लो इसको। अगर बचत 10 रुपए बढ़ रही है
और वे 4 कम हो गया तो बढ़ कितना रहा है, एग्जैक्ट कितना बढ़ रहा है 6। आई बचत और व्यय का दोनों का जोड़ ही तो है आई। अगर बचत पॉजिटिव में 10 बढ़ रहा है और व्यय माइनस का 4 हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, एक्चुअल में आय कितनी बढ़ रही है, 10 माइनस 4 6, 6 बढ़ रही है कितने पे, 300 पे, गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 में 3 का भाग दोगे तो आप 2%। ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं कि आप परसेंटेज को हटाओ, 2/100 करो और 100 का भाग दे दो तो 0.02। ऑप्शन अपने साथ खेल गया। आया समझ में? बढ़िया आगे की ओर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 32 का सेलिंग प्राइस बराबर 24 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है। अब काटा पीटी हो सकी तो काट लो, 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है कितना 4, सेलिंग प्राइस 3, एक का लॉस हो रहा है, एक का लॉस किस पे 4 पे, गुणा में 100, तो हानि हो रही है यहाँ पे, तो हानि वाले ऑप्शन देखने हैं। लाभ वाले हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, हानि कितनी हो रही है 25, 25% की हानि। ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। नेक्स्ट, सेल के दौरान राघव ने 86% की छूट पर 100 रुपए की कीमत वाली एक नोटबुक और 40% की छूट पर 95 रुपए की कीमत वाला एक पेन खरीदा, तो सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई। जो राघव को बचत होगी सेल के दौरान, जो राघव को बचत होगी वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है उसको मिलने वाली छूट। तो नोटबुक की कीमत थी 100 रुपए, उस पर 86% की छूट, तो 100 का 86% कितना हो गया 86 रुपए प्लस। अब आगे क्या बोल रहा है कि 95 रुपए कीमत की एक पेन थी और उसको कितनी परसेंट की छूट पर मिली, 40% की छूट। ठीक है। तो इसको करो 5 चौक 20, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 86 में अपने को केवल 38 जोड़ने हैं। तो 8 से 14, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 124 रुपए की अपने को छूट मिल गई। और वही अपने को जो छूट मिली ना वही अपने को बचत हो गई। अगर अपने को छूट नहीं मिलती तो अपने को टोटल 100 कितना रुपए देना पड़ता, 100 प्लस 95, 195 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन छूट के कारण अपने को फायदा कितने का हो गया, 124 रुपए का फायदा हो गया और यही अपने की बचत हो गई। नेक्स्ट, यदि y³ -1 का व्युत्क्रमानुपाती, y³ -1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटा दो, तो वैल्यू रख लो k। अब क्या बोल रहा है, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 में से एक गया तो 26 बराबर k, गुणा, गुणा क्या भाग, x, x की वैल्यू कितनी आती है 6, तो k की वैल्यू कितनी होगी 26 गुणा में 6। सही है। अब क्या पूछ रहा है, अगर y की वैल्यू 9 रखेंगे तो x की वैल्यू कितने आने वाली है, y की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 का क्यूब की 729, 729 में से एक गया तो 728। ठीक है। k की वैल्यू कितनी है 26 गुणा में 6 डिवाइड बाई x, तो x की वैल्यू इधर ले जाओ, 26 गुणा 6 भाग 728, काट दो, 2 से काट दो, ये 3 बार, इसको 2 से काटोगे तो आप 36 दूना 72 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काट दो, ये 13, इसको 2 से काटेंगे तो अपन कितना 18 दूना 36, 182, 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, 13 चौकू 52, तो ऊपर क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 14, तो x की वैल्यू 3/14, ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक यदि जहां p/q सरलतम रूप है तो q के अंकों का योग ज्ञात करना है। अपने को दे रखा है p/q की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है। देखो 19/5 प्लस 2/7
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दशमलव उठाओ और नीचे कर दो आप 10, तो क्या आ सकता है, 2 से काट दो, ऊपर 12 नीचे 5, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो गया, ये 2 बारी चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। नेक्स्ट, यहाँ हर में 5 है, यहाँ 5 है, ये तो ये सीधा डायरेक्ट 19 में से 12 घटा दो, 7/5 प्लस 2/7 प्लस का 4, एलसीएम ले लो, कितना हो गया 7×5 = 35, ठीक है। तो ये 49 प्लस 10 प्लस में 4 और है, 49 में 10 करेंगे तो 59/35 प्लस 4, क्यू के अंकों का योग ज्ञात करना है अपने को। एलसीएम एक बारी और ले लो 35, तो ये कितना हो गया 59 प्लस 35 को 4 से गुणा करो 140। अपने को केवल क्यू के अंकों का योग ज्ञात करना है। क्यू क्या है, ये तो ऊपर तो पी है, नीचे है क्यू। क्यू कितना है 35, अंकों का योग कर लो, 3 और 5 कितना हो गया 8, ऑप्शन नंबर 3। यही करना अपने को, आगे कैलकुलेशन करनी भी नहीं है। नेक्स्ट, 110 रुपये प्रति केजी कीमत वाला मिश्रण बनाया जाता है। इसके लिए एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति केजी है। तो अधिक महंगे चावल का मूल्य ज्ञात करना है अपने को। देखो 30 केजी, ये वाला इनका एवरेज होने वाला है, ये मिश्रण बनाया जा रहा है, कितना 100 रुपये प्रति केजी, ठीक है। किस प्रकार के चावल को लेके, 30 केजी चावल को 60 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, तो 60 केजी चावल का मूल्य कितना है 100 रुपये पर केजी। ये 110 है, ये आ गया अपना पास 100, और ये मान लो x है। क्या करेंगे, और यहाँ दे क्या रखा है, इसकी वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 60 है, यूनिट में मतलब केजी में। काटा पीटी कर लो, 1:2 आने वाला है। यहाँ क्या करेंगे, 110 में से 100 गए तो कितना 10, कितना गुणा 10 गुणा, तो इसको भी 10 गुणा कर दो 20, यहाँ 20 आएगा। अगर ये अपन ने ज़्यादा में से कम घटा लिया, ज़्यादा में से कम को घटा लिया, तो यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। 130 में से अगर 110 घटाएंगे तो ही 20 आने वाला है अपने पास, 130, ऑप्शन नंबर 4। यह है एलिगेशन मेथड, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, ए व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 7 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर 6 घंटे कम लगते हैं। तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा कर रहा है, तो कुल कितना समय लगेगा। माना कोई 2 बिंदु है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली है। अब बोल क्या रहा है, ये व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ जाता है। तो ये तो पैदल जा रहा है और वापस कार से आ रहा है। तो टोटल दोनों में टोटल टाइम कितना लग रहा है, पैदल चलने और कार से वापस आने में टोटल 7 घंटे और 15 मिनट का समय। मिनट, इसको आप मिनट में काउंट कर सकते हैं अपन इसको। तो 7 घंटे का 420 और 15, 435 मिनट, टोटल इतना टाइम लग गया एक साइड पैदल जाने में, और एक साइड कार से वापस आने में अपने को टाइम लग गया कितना 435 मिनट। अब क्या बोल रहा है, यदि वह दोनों तरफ कार से यात्रा करता है तो 7 घंटे, 7 घंटे नहीं, दोनों तरफ अगर कार से यात्रा कर रहा है तो 6 घंटे कम लगते हैं। इससे 6 घंटे कम दोनों तरफ कार से, तो इससे 6 घंटे कम मतलब 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का कितना 75 मिनट, ठीक है, सही है। दोनों तरफ कार से यात्रा कर रहा है तो 75 मिनट लग रहा है, और एक साइड कार से यात्रा कराए तो 75/2 मिनट, ठीक है। अब क्या करेंगे इस, और पूछ क्या रहा है, दोनों ओर पैदल यात्रा करवा रहा है। अगर दोनों ओर ही पैदल यात्रा करे तो उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो टोटल पैदल प्लस कार की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 435 मिनट। इसमें से कार की वैल्यू घटा देंगे तो एक साइड पैदल चलने की वैल्यू आ जाएगी। 435 में से अपन 75/2 घटा दें तो पैदल चलने की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 435 को 2 से गुणा करो तो 870,
870 में से 75 घटा दो तो 695 बटे 2। ठीक है, अपने को दोनों तरफ पैदल चलाना है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। वैल्यू कितनी आई? 695 मिनट। अब अपने को इसको हावर में चेंज करना है, तो किसके आसपास की वैल्यू है? 6 से अगर करेंगे इसको तो 66, 11 घंटे, 12 छिकाड़ 72, 11 घंटे। 11 का कितना हो गया? 11 का हो गया 660। ठीक है, बच गया कितना? 35 मिनट। तो 11 घंटे 35 मिनट अपने पास आने वाली है। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हटा दो। ऑप्शन जो अपना उत्तर रहने वाला है 11 घंटे 35 मिनट। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, श्वेता और मोनिका 2:1 के अनुपात में एक व्यवसाय का निवेश करती है और कुल लाभ इतने रुपए का होता है। तो श्वेता और मोनिका द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर, टोटल लाभ कितना हो गया? 3 का। डिफरेंस कितना है? 1 का। गुणा में 1347। करना क्या है? 3 का भाग दे दो, 4 × 12, कितना बच गया? 14, 4 × 12 27, 9 × 27, 449। ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना इसमें, तो बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचों से भर रही है। वह जानती है कि प्रत्येक थैले की क्षमता इतनी है। जो वॉल्यूम है, जो शंक्वाकार थैले का वॉल्यूम है वो दे रखा है 75.36 घन इंच। शंकु का व्यास दे रखा है 6 इंच। इसकी तिर्यक ऊंचाई 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। देखो, शंक्वाकार थैला अपन मान लेते हैं इस प्रकार से है, ये इसकी त्रिज्या, व्यास दे रखा है 6 इंच का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 इंच। और ये हो गई इसकी हाइट। पूछ क्या रहा है? तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये पूछ रहा है, स्लांट हाइट पूछ रहा है। अब देखो, क्षमता दे रखी है 75.36, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। आर स्क्वायर 9 गुणा हाइट बराबर कितना दे रखा है? 75.36। कटता है वहां तक काट लो, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट लो, 25.12। ठीक है, ये कितने से कट रहा है? ये 8 से कट गया, तो जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई? 8 आ गई। अब अपने को करना क्या है? यहाँ 8 आ गई, 8 इंच आ गई है। अपने को स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? एल बराबर √8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो √73। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। और जो ऑप्शन दे रखा है वो लगभग बहुत करीब दे रखा है, 8.454, 8.455 या 8.544 या 8.545। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जो ये वैल्यू है 73, कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 73 है जो 73 है, किसके आसपास का? स्क्वायर की वैल्यू 8 का, तो 8 × 64। दोनों को ये जोड़ करके लिख दो। ठीक है, कितना हो गया? 9। दशमलव लगा के 2 0 उतार लो। ठीक है, कितनी बार जाता है? लगभग 5 बार। 5 यहाँ रख दो, तो 55 25, हासिल 2 16 5 80 और 2 82, 75, 165 और 5 170। ठीक है, 2 0 उतार लो फिर से। कितनी बार जा रहा है? लगभग 4 बार, तो 4 यहाँ कर दो, 4 यहाँ कर दो। 4 चौक 16 और 17 चौक 68, 84। और ये कितना? 684। फिर 4 जोड़ दो इसमें, 1708। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। दो 0 फिर से उतार लो आप। इसको इरेज करता हूँ मैं। यहाँ कितना था? 7500। ठीक है, यहाँ इसको 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 17 चौक 68, करो 84। और यहाँ कितना? 76, 76 में से 68 गए तो 684, 2 0 वापस उतार लेते हैं। तो ये कितनी बार जाने वाला है? लगभग 4 बार। तो अपनी वैल्यू कितनी आने वाली है? 8.544, 8.544। ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, अपने को ये आता है, ठीक है, फॉर्मूला रखना भी आता है, अपने को केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आना चाहिए अपने को। बढ़े आगे की और। नेक्स्ट, रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करते हैं, कुल लाभ इतना है। तो रुचि और शीतल द्वारा अर्जित लाभ के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो टोटल लाभ कितने का है, 9 और 6 15, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 का, गुणा में 2775, 3 से काट दो 5 बार, 5 का भाग दे दो इसमें, तो 55 25, 2 बच गया 27, फिर 55 25, फिर बच गया कितना 25, तो 555 रुपए का डिफरेंस आ गया इनके लाभ के बीच में। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, मतलब संख्या 2 से 3 हो जाती है, तो वह कितनी हो रही है, 3380, कितने गुणा, लगभग 12 या 36, 1260। पूछ क्या रहा है, तो संख्या पूछ रही है, संख्या मतलब इसको 1260 से गुणा करना है, मतलब 2520, 2520 ऑप्शन नंबर 4। बड़े। नेक्स्ट, परसेंटेज का नॉर्म बेसिक क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। इसको अगर इसको 80 करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, 79 को 80 ले जाओ, 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 320, और ये कितना रहने वाला है, 7 छिंग 42। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला, इसको हटा दो। ठीक है, अब इन दोनों में अप्रोक्स करके देख लो, इसको 55 कर लो, तो 55 को 4 से गुणा करेंगे तो 220, और ये 19, इसको कर लो 20, 20 को 6 से गुणा करोगे तो ये 220 हो गया, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अप्रोक्स ले लेके देख लो आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसको हटा दो। अब ये बच गया अपने पास, इसको 85 कर लो, 85 को 4 से गुणा करोगे तो 85 को 4 से 340। ठीक है, यहाँ इसको 55 कर लो, 55 को 6 से गुणा करोगे तो आप 55 को 2 से गुणा करो 110, 110 को 3 से गुणा करोगे 330। इन दोनों में से फिर से बड़ा कौन, ये वाला, तो इसको फिर हटा दो, अपने को बड़ा भिन्न चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। चले आगे की और। नेक्स्ट, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 29 गुणा में 8, गुणा 2 का 2 में भाग दोगे तो 1, गुणा 18 में से 11 गए तो 7, भाग में 7, 7 से 7 कट जाएंगे, यहाँ कितना हो गया 1, 29 को केवल अपने को 8 से गुणा करेंगे। 9×8 72, जो यूनिट डिजिट है 9×8 72, 2 आनी चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, या गुणा करके देख लो। नेक्स्ट, चंदू नाव से 245 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा इधर चल रही है तो चंदू इधर चल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, अगर अपन ने नाव की चाल लिएगा, नाव की चाल मान ली y, धारा की चाल मान ली x, तो x माइनस वाई, स्पीड कितनी है, दूरी है अपनी 445 और टाइम है 30, स्पीड का अंतर कितना हो गया 245/30, और धारा के अनुकूल मतलब दोनों जुड़ जाएंगी, कितना है 245, टाइम कितना लग रहा है 21। पूछ क्या रहा है, धारा की गति मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें से ये घटा दो तो 2y, इसमें से ये घटा देंगे तो 2y बराबर 245/21 माइनस 245/30, 245 कॉमन ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, 21 गुणा में 30, 30 में से 21 गए तो 9, यहाँ बच गया 2y। अब अपने को केवल कैलकुलेशन करनी है, काट दो, इसको करो 3 से काट दो, ये 3 बार, 3 से काटो ये 7 बार। ठीक है, 7 से काट दो तो 7 या 21, बच गया 35, 7 पंजे 35, तो ऊपर कितना आ गया 35, नीचे क्या बच गया ओनली 10, तो 2y बराबर 35/10, 2 से फिर काट देंगे अपन, तो 17 दूना 34, 17.5, तो 17.5 भाग में 10 है 1.75, धारा की गति आने वाली है, वो आने वाली है अपने पास 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, बढ़े आगे की ओर। 7 संख्याओं का औसत 55 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर रहा है, तो औसत कितना हो जाए 55 में अपने को केवल 6 जोड़ना है, 61। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष के पहले 3 महीनों के में ललित की प्रतिमा औसत आय दे रखी है, पहले 3 महीनों में ललित की औसत आय दे रखी है।
ठीक है, तो पहले 3 महीनों में दे रखी है 4184 गुणा में 3। फिर अप्रैल में उसकी आय, पहले 3 महीनों की औसत आय 4184 के 50% अधिक है, मतलब इसका 3/2 है। और इसे पूरे वर्ष की औसत आय दे रखी है, वो दे रखी है 175.53 को 12 से गुणा कर देंगे तो पूरे वर्ष की आय आने वाली है। ठीक है, तो मई से दिसंबर तक ललित की आय का औसत ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को टोटल महीनों में 12 महीनों में से इन 4 महीनों की आय घटा देंगे तो 8 महीनों की आय आ जाएगी। इसमें अपना एवरेज निकालने, औसत निकालने के लिए इसमें 8 महीनों का भाग दे देंगे, क्योंकि मई से दिसंबर अपने पास 8 महीने होने वाले, इसमें 8 महीनों का भाग दे देंगे। अब देखो इसको कर लेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 = 12, हासिल 1, 8 × 3 = 24, और 1 25, हासिल 2, 3 और 2 5, और 4 × 3 = 12। इसको 2 से काट दो, 20, 9 और 2। ठीक है, 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 9 × 3 = 27, और 3 दूनी 6। इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, कितने आ गए, 6 और 2 8, 7 और 5 12, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 12 और 6 18। तो इन 4 महीनों की आयु का योग आ गया अपने पास 18,828। तो और 12 महीनों में टोटल आय कितनी है, 12 से गुणा कर दो, 12 × 3 = 36, हासिल 3, 12 × 5 = 60 और 3 63, हासिल 6, 12 × 5 = 60 और 6 66, हासिल 6, 12 × 7 = 84 और 6 90, हासिल 9, 12 और 9 21। टोटल आय आ गई अपने पास इतनी। इसमें से घटा दो आप 18,828, तो अपने पास क्या बच जाएगी, 8 महीनों की आय बच जाएगी। 16 में से 8 गए तो 8, या 2 में से 2 गए 0, या फिर 16 में से 8 गए तो 8। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया अपने पास 9, 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ 20, 20 में से 1 गए तो 19। इसमें अपने को क्या करना है, भाग करना है 8 का, क्यों, अपने को एवरेज निकालना है। तो 8 दूनी 16, कितने बच गए 31, 8 × 3 = 24, 7 78, 78 बच गया ना, 9 × 8 = 72, 6 0, 8 2 7 56, 4 8 8 6 48। तो अपने पास एवरेज आ गया मई से दिसंबर के लिए 23,976 रुपये, 23,976 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। करना कुछ नहीं है, अपने को पहले 3 माह की औसत आयु दे रखी है, तो टोटल आयु जो औसत आय दे रखी है, आय का एवरेज दे रखा है 4,184। तो 3 महीनों की आयु का योग कितना हो गया, 12,552। फिर अप्रैल में आय दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसका 50% अधिक है, तो इसका 50% अधिक निकाल लिया अपन ने। तो जनवरी से अप्रैल तक टोटल आय 18,828। टोटल 12 महीनों की आय कितनी होगी, ये वाली 2,10,636 में से आप 4 महीनों की आय घटा देंगे तो 8 महीनों की आय आ जाएगी। इसमें 8 का भाग कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट, 12 सेब 4 घंटे में 96 व्यंजन तैयार करते हैं, तो प्रत्येक सेब द्वारा 1 घंटे में तैयार किए गए व्यंजनों का औसत व्यंजन पूछ रहा है। देखो 12 गुणा में 4, कितने व्यंजन टोटल 96, बराबर प्रत्येक सेब है और 1 घंटे में कितने व्यंजन, अक्स मान लिया। ठीक है, कर दो, 4 से करोगे तो 24, 2 से करोगे तो 2 बार, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक सेवक द्वारा 1 घंटे में 2 व्यंजन तैयार किए जाते हैं। अब देखो एक तालिका दे रखी है, इसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है और अपने को प्रश्न का उत्तर देना है। शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन और विद्युत पर 5 व्यक्तियों द्वारा मासिक व्यय को दर्शा रही है। अब देखो पूछ क्या रहा है, रोहन और टीना द्वारा भोजन एवं शिक्षा पर खर्च की गई राशि। रोहन का है, ये वाला रोहन और ये टीना, इनके द्वारा भोजन और शिक्षा पर खर्च की गई राशि तथा प्रवीण और प्रवीण तथा सीमा द्वारा किराए में परिवहन पर खर्च की गई राशि के बीच अनुपात ज्ञात करना है। रोहन और टीना द्वारा, ये रोहन ये टीना हो गया, भोजन और शिक्षा पर खर्च की गई। रोहन द्वारा भोजन पर कितना राशि खर्च की गई है, भोजन पर ये, रोहन द्वारा भोजन और शिक्षा पर, भोजन पर ये वाली और शिक्षा पर, शिक्षा कहाँ है, ये वाली 6400 और 4500। ठीक है, टीना द्वारा भोजन ये और शिक्षा ये 7000 और 5500। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहा है, प्रवीण और सीमा द्वारा किराए और परिवहन पर खर्च की गई राशि। प्रवीण ये रहा और
सीमा ये रही। किराए पर, किराया कहाँ है, ये रहा प्रवीण का किराया, ये सीमा का किराया। परिवहन, ये प्रवीण का और ये सीमा का, 3800 3500 और 4200 4400। अब इनको जोड़ के अपने को इनका अनुपात निकालना है। कर दो, जोड़ कर दो। 0 0, 5 4 9 और 5 14, हासिल 1, 6 4 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 1 23। रेशियो 0 0, 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 4 19, हासिल 1, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15। 2 0 से 2 0 काट दो। आगे भी कुछ कट रहा है तो काट दो। 234 अनुपात 159। कट रहा है क्या आगे, कट रहा होगा, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो। 7 या 21, कितना बच गया, 24, 8 या 24, ये 3 से कटता है, 5 3 15 और 3 या 9, 78 अनुपात 53, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ नहीं करना, अपने को जो बोल रखा है ना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो अपने ये जो 35 क्वेश्चंस थे 9 दिसंबर की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन अपने अच्छे तरीके से किए। आपको किस प्रकार के लगे, जो सॉल्यूशन है आपको किस प्रकार से लगा, तो ये कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली की वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।